Very good morning, everyone. Welcome to Sarapsa classes. This is Chinu Thakur Jaswal, and today we are going to start our history MCQ, which is very important for every examination. आप कोई भी एग्जाम उठा लो, उसमें हिस्ट्री का पार्ट जहां पर भी होगा, ये एमसीक्यू आपकी हेल्प करने वाले हैं. जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं. आज है एमसीक्यू 1. ओके, एमसीक्यू 1 नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना. और दूसरी बात यह है कि ना आप लोग अपना स्कोर भी साथ साथ में चेक करना कि कितनी जल्दी जल्दी आंसर कर पा रहे हो और कितने आंसर सही कर पा रहे हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. रैंडम एमसीक्यू कर रही हूँ मैं. कभी मैं मॉडर्न इंडियन एमसीक्यू पुटअप करूंगी और कभी एंशियंट. इससे क्या होगा कि हमारी जो तैयारी है वो साथ साथ में चलेगी. ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए ना. मतलब ये ना हो कि हम लोगों ने बहुत सारा एंशियंट कर दिया और पता चल रहा है कि मिडिवल की तैयारी नहीं हुई, मॉडर्न की नहीं हुई. साथ साथ में करते हैं. तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं. पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश एंड वेरियस एक्ट्स है. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्ट्स जो होते हैं. ठीक है, सबसे पहला आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में एक एसर्शन से लेकर स्टेटमेंट आ रहा है. इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना. ठीक है, लाइनों को अच्छे से समझना. ओशन के साथ साथ पूरा डिटेल में बता रही हूँ. ठीक है, इट asserted the sovereignty of the British crown over the Indian territories held by the company. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. हमें क्या बताना है? सारा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद यहाँ वापस जाना और देखना कि अच्छा करेक्ट बताना है. ठीक है, ये जरूर चेक करना. ये नहीं है कि हम लोग को यहाँ पे बताना है कि रॉन्ग कौन सा है, हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है. तो चलो ये चीज से तो पहले आप कंफ्यूजन दूर करो. इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या इसने ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे मतलब कंपनी जब निकली थी 1600 से, चार्टर एक्ट इनको पास हुआ, ये चल पड़े जी हम लोग जा रहे हैं ईस्ट में व्यापार करने, और हमें मोनोपोली है, हम बिल्कुल हमारे अलावा कोई और कंपनी नहीं आएगी व्यापार करने के लिए वहां पर. ठीक है जी, मोनोपोली करने निकल गए. तब इन्होंने उस मोनोपोली का बहुत अच्छे से यूज वूज किया, लेकिन 1813 में एक कानून पास होता है कि भैया तुम्हारा मोनोपोली खत्म होगा, अब नहीं होगा ऐसा, अब और भी कंपनियां आके यहाँ पर व्यापार करेंगी. ऐसा तो चलता नहीं है. लेकिन इन्होंने फिर भी एक इंपॉर्टेंट जगह को अपने हाथ में रखा, वो था चाइना, जहां पर चाय और जो ट्रेड हो रहा था इनका, वहां पे इन्होंने अपनी मोनोपोली को बनाए रखा. तो यानी कि स्टेटमेंट 1 हो जाता है आपका करेक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है. इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज. क्या इससे ब्रिटिश क्राउन का इंडियन जो टेरिटरीज थी, बाउंड्री थी, उसके ऊपर अपना होल्ड बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 एंड 2. अच्छा, थर्ड राइट आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अभी तो याद रखो कि रेवेन्यू ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह से इंडिया की बात हो रही है, वो उनके कंट्रोल में नहीं आया था. सिर्फ जो बैटल हुई थी 1757 की, जो प्लासी वॉर हुई थी ना, याद आ रहा है? प्लासी वॉर जो हुई थी, जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, उसके बाद एक और वॉर होती है, बक्सर की वॉर. 1764 में होती है बक्सर की वॉर. ठीक है, जिसके बाद होता है एक अलायंस 1765 में. इस अलायंस की वजह से जो ये इलाहाबाद अलायंस कहलाएगा. ठीक है, इलाहाबाद अलायंस. इसकी वजह से जो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, बंगाल, उड़ीसा और आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा. ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट का जो इनकम टैक्स का पूरा काम आ जाता है, जो दीवानी आ जाते हैं, दीवानी राइट्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ से आ गई? कीवर्ड को पकड़ा करो. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 कर देंगे, जो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. समझ ये क्लियर हुआ ना? ये क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम क्या था, क्या नहीं था, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? व्हाई डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. पहले अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो 1892 के एक्ट के खिलाफ क्यों थे? अब पहले ये समझो कि नेशनलिस्ट, अर्ली, ठीक है, और लेटर, इन दोनों में फर्क है. क्या फर्क है? जैसे हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पढ़ा है, अर्ली नेशनलिस्ट और लेटर नेशनलिस्ट में भी फर्क है. क्योंकि पहले जो हमारे नेशनलिस्ट थे, देखो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जो 1885 में हमारी आईएनसी बनती है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना होती है, उसमें जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता. हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो उतने ज्यादा एग्रेसिव मोड में अपने काम नहीं करते थे, बट वो क्या करते थे, वो लॉ के हिसाब से काम करना पसंद करते थे, सीधे रास्ते पे, कि भैया लॉ के हिसाब से चलेंगे. क्योंकि एक टाइम पीरियड तक उनको ये था कि जो अंग्रेज हैं वो पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, वो इंडिया की डेवलपमेंट चाहते हैं.
जब उनको ये मैटर क्लियर हो गया ना माइंड में कि अच्छा नहीं नहीं हम गलत सोच रहे हैं, तब फिर वो भी 1916 के बाद बिल्कुल नरम दरम गलत एक होकर फिर चल पड़ते हैं अपना आजाद करवाने देश को, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले जो थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट और एसर्टिव नेशनलिस्ट, इन दोनों के बीच में गैप स्टार्टिंग में था, और इसी गैप की वजह से 1907 में सूरत में ये जो होते हैं दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ बात हो रही है काउंसिल एक्ट 1892। अब ये क्या था, इसको थोड़ा सा समझना होगा। इस एक्ट को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि 1892 का एक्ट है, बार बार इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहले दो चीज समझते हैं। एक तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि इस इंडियन एक्ट का बैकग्राउंड क्या था। ये जो प्रोड्यूस किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था रिचर्ड एश्टन क्रॉस ने। 1885 में जब आईएनसी बन जाता है तो नेशनलिज्म डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि इंडियंस में अब ये हो जाता है कि हमारा भी भाई नॉमिनेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट ये कहाँ हो रहा है, जो एजुकेटेड क्लास है, जो अभी आईएनसी के मेंबर्स हैं, अभी वो सब ये सारा डिस्कशन चल रहा है। जो किसान हैं, जो बहुत एकदम इंटरनल एरिया इंडियंस का, वहां तक अभी तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, अभी ये एक्सटर्नल में पहुंची हुई है, ठीक है। तो आईएनसी क्या डिमांड करती है कि थोड़े से रिफॉर्म्स किए जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें रिफॉर्म्स किया जाए, कैसे मेंबर्स को बढ़ाया जाए, ठीक है, मेंबर्स को इंक्रीज किया जाए और उसमें इंडियन मेंबर्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सके। फिर जो प्रिंसिपल इलेक्शन है, यानी जो इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन ना किया जाए। पहले क्या होता है, जो भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी, उनको जो लोग पसंद होते थे उसे नॉमिनेट कर देते थे। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन कर दिया, हाँ जी बस यही जो है इंडियन अधिकारी बैठे हैं वहां पे, ब्रिटिश जो चैम्बर होता था वहां पर। बट आईएनसी कहते हैं इसको बंद करो आप, और एक इलेक्शन करो यार, आप इलेक्शन करके चुनो ना, ठीक है, फेयर रहेगा। फाइनेंशियल मैटर डिस्कशन होने चाहिए। आप तो हमसे कुछ पूछते ही नहीं हो, हमारे देश का इकोनॉमी चला रहे हो, हमें भी इन्वॉल्व करो उसमें, हम भी फाइनेंशियल जो डिस्कशन है उसमें आने चाहिए। और तो उस समय जो वाइस राय होते हैं वो होते हैं डफरिन, ठीक है। तो वाइस राय कहते हैं कि चलो ठीक है ऐसा करता है, मैं एक कमेटी बना देता हूँ। तो ये दिखावे के लिए जी एक कमेटी बन जाती है। ये कमेटी कहती है चलो डिस्कशन करो, पता लगाओ क्या करना चाहिए, इनको छूट दे देनी चाहिए, बिल्कुल मेंबर बढ़ा देने चाहिए, भाई इंडियंस जो है कह रहे तो ऐसा करना चाहिए। बट ऐसा होता है? हाँ, दिखावे के लिए थोड़ा ऐसा हो जाता है। कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन अब नहीं होगा, लेकिन हाँ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, ये एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं, इससे रिजल्ट ये आएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स थे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगे। पहले जो मेंबर्स होते थे वो जो मेंबर थे 20 थे सारे ऑल इन ऑल, अब वो हो जाएंगे 24। पहले 19 थे सॉरी, अब हो जाएंगे 24। तो 5 मेंबर्स बढ़ जाएंगे, जो 5 मेंबर्स है ये है इंडियंस। बताओ कितने बड़ी इंक्रीज कर दिए। लेकिन देखो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात, मतलब बात थी, ठीक है। 5 मेंबर इंक्रीज हो जाएंगे। और क्वेश्चन ऑन बजट, यानी कि अब आप बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी तरफ से आप कोई सजेशन नहीं दे सकते हो, मानेंगे भी नहीं, सजेशन देंगे भी तो मानेंगे नहीं। मतलब अंग्रेज ये कह रहे हैं चलो ठीक है हम तुम ये अलाउ करते हैं कि आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। रिकमेंडेशन अब कहाँ कहाँ से आई थी, क्योंकि ये हो गया था कि हाँ हम प्रिंसिपल इलेक्शन तो नहीं हम करवा सकते, ठीक है, हम आपको ये छूट देते हैं कि आप रेकमेंड करो आपके मेंबर्स को। तो यूनिवर्सिटी से अपने मेंबर्स आने लगे, म्यूनिसिपैलिटी से रिकमेंडेशन आने लगी, जमींदार रेकमेंड करने लगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रेकमेंड करने लगे। इससे क्या होने लगा, इससे इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगी। समझ में आ रही बातें, इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगी। जो आपका पॉलिटिकल सिनेरियो था ब्रिटिश का, अब जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था, धीरे धीरे करके अपने नंबर्स बढ़ाते हुए पूरे इंडिया को कंट्रोल करना, अब हमारे इंडियंस में बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहे हैं। धीरे धीरे नंबर बढ़ाते हुए ब्रिटिशर्स को हटा के भारत से एकदम कैसे भगाना है। तो ये फर्स्ट स्टेप था जब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बना गवर्नमेंट का, और ये मॉडर्न इंडिया की एक पहली शुरुआत कही जा सकती है। बताइए समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो फिर अब बताइए इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। व्हाई डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट। अब जो अर्ली नेशनलिस्ट है, जो ये एक्ट आता है 1892 का, इसका अपोज किस कारण से कर रहे होंगे, ठीक है। क्या ऑप्शन में है द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड, क्या इसलिए कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको? नहीं ना। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल वाज इंक्रीज्ड, क्या प्रोविंशियल काउंसिल में नंबर बढ़ गया इसलिए इंडियन अपोज करेंगे? नहीं करेंगे। द काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कस द एनुअल बजट, ये तो अच्छी बात थी, ये तो अच्छी बात थी ना कि इंडियंस पे एनुअल बजट पे बात कर रहे थे। द एक्ट डिड नॉट गिव द इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक फंड। जो काउंसिल ऑफ एक्ट था उसने इंडियंस को एक्ट को पब्लिक फंड के लिए जो है अलाउ नहीं किया, भैया पब्लिक फंड से आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी बात के क्या थे, अगेंस्ट थे। अब आपको समझ में आया ना, ये 1892 का एक्ट क्लियर हो गया।
तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा द एक्ट डिड नॉट गिव द इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक फंड्स। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Which one of the following statement about the Government of India Act 1990 is not correct? अब हम पढ़ेंगे 1919 के एक्ट के बारे में। ठीक है, आज हम ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद अगले क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये वीडियो जो है खत्म उसके बाद नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू होगा। तो 1919 की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें से जो स्टेटमेंट आप पढ़िए, क्या पढ़ना है? नॉट करेक्ट। ध्यान रखना हमेशा इस बात का, हमें यहाँ पर आके एक बार जरूर अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ सर्कल डाल लेना है। ठीक है, जब हम पेपर देने बैठते हैं ना, तो इतना ज्यादा माइंड जो है कभी कभी स्ट्रक कर जाता है, कितना ही कोई तैयारी करके जाता है फिर भी, तो ये छोटी सी गलती होती है, लेकिन ये इसका हर जाना हो जाता है। ठीक है ना, तो नॉट करेक्ट जैसे आप देखो सर्कल कर दो। ओके, अच्छा अब आप कहोगे मैम कंप्यूटर पे कैसे सर्कल करेंगे? अरे भाई, आपको एक रफ शीट मिलती है, उसके ऊपर नंबर लिख के नॉट करेक्ट उसी समय कर दो। पहले अपने आंसर को, जो भी आंसर आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं, वो ऑप्शन को एक पेपर पे लिख दें, ABCD जो भी लिख दें, उसके बाद उसको फाइनल करके अपने इसमें टिक करें। ठीक है, इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्युनल, टाइम नहीं मिलेगा? अरे भाई, टाइम कैसे नहीं मिलेगा? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम उस समय मिल जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे पहले तो टाइम नहीं मिलेगा। इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इससे कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इससे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटर के प्रति जिम्मेदार हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहलाता है, इसलिए हम इसके अगेंस्ट है। ये तो पहले काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इट पेव द वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरली सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंस, क्या इससे फेडरलिज्म बढ़ेगा? क्योंकि सेंटर और प्रोविंस जो है वो अलग अलग हो गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बताइए। तो ये दो तो निकल गए, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया। ठीक है ना, दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमें बताना है नॉट करेक्ट। तो ये तो करेक्ट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे। इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए क्या करते हैं कि एक पिक्चर आपके सामने रखते हैं। ठीक है, कौन सी पिक्चर है? यहाँ पर एक एक चीज क्लियर है कि इस एक्ट के दौरान हुआ क्या क्या है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि डायरकी जो होती है वो लागू होती है, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस डायरकी किस में? 1919 में, 1892 में, 19 1922 में, मतलब ये अलग अलग डेट्स आ जाती हैं और आपको पहचानना होता है। 1935, ठीक है, 35 एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा 1990, डायरकी जो है इसमें आई। अब बात होती है ये डायरकी होता क्या है? डायरकी सिंपल सी अगर मैं भाषा में कहूँ तो डुअल सिस्टम है। ठीक है, डुअल सिस्टम गवर्नमेंट चलाने का आज भी हमारे अगर ध्यान से देखा जाए, खैर आज तो हम सेंटर स्टेट में एक ही गवर्नमेंट है, लेकिन उस समय डुअल स्टेट में बांट दिया गया था। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट, जहाँ एक तरफ सेंट्रल रिप्रेजेंट कर रहा था और दूसरी तरफ थे प्रोविंशियल स्टेट। ठीक है, प्रोविंशियल स्टेट। अब यहाँ पर और इसमें क्या डिफरेंस था? दो तरह की लिस्ट बन गई थी, जो अभी हमने पिक्चर में भी देखी। एक तो हो गया था आपका रिजर्व लिस्ट, और एक है ट्रांसफर्ड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स क्या थे? पावर तो मिल रही थी, धीरे धीरे इंडियंस को पावर तो मिल रही थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जैसे आपका जो एग्रीकल्चरल लोन वगैरह थे, ठीक है, लोन डिपार्टमेंट्स का जितना भी था लेना देना, पुलिस थी, ओके, डिफेंस का जितना भी मैटर्स थे, ये सारे किसके पास थे? ये सारे थे रिजर्व लिस्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो सेंटर ने अपने पास रखे, यानी ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे। प्रोविंस के पास क्या आया कि भाई ठीक है, तुम स्टेट के मामले में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो आप सॉल्व करो। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो काम है वो आप देखो, शहर को कैसे क्लीन वगैरह रखना है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो जो है प्रोविंशियल के पास आया। लेकिन ये भी छोटी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में हमारी जो पावर थी वो धीरे धीरे वापस आना जरूरी था। ओके, ये सारी चीजें लीगली होनी भी जरूरी थी। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। हमसे ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो मामला है वो एक्सटेंड किया गया था, बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया गया था। वो कैसे? अब इस पिक्चर को दोबारा देखो, इसमें आपको नजर आएगा यहाँ पे कि यहाँ पर एक्सपेंड किया गया पार्टिसिपेशन। कैसे कर दिया गया? कम्युनल में पहले जो सिर्फ मुस्लिम्स और ये यूरोपियंस आ रहे थे, अब उसमें सिख, ठीक है, सिख यूरोपियन, और सिख यूरोपियन, और एक और थे, हाँ, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ा दिया गया, कॉम्युनल एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ था, वैसे तो अच्छा नहीं था, मतलब कम्युनिस्ट कम्युनिटीज के हिसाब से अलग अलग जो है एक्सटेंड किया गया, ताकि ये लोग कभी यूनाइट में रह ही ना सके।
तो यूनाइट तो हम आज भी नहीं होते, फटाफट झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन देश के ऊपर तो भैया सब बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, 1919 का एक्ट भी समझ में आया ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। सिंपल लैंग्वेज में था ये। डुअल इसमें जो है डुअल गवर्नमेंट सेटअप हो जाता है। कॉम्युनल जो पार्टिसिपेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा दिया जाता है, और टुकड़े कर दिए जाते हैं, भैया सिख वाले अलग ले लो, एंग्लो इंडियन अलग लो, यूरोपियन अलग लो, मुस्लिम अलग लो, अलग अलग चलो, अलग अलग रखो। उन्होंने कोशिश ही यही की कि हम सब अलग अलग ही रहे, ठीक है। तो हमें बताना है नॉट करेक्ट, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा है जो नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट है आपका नंबर 2। इट मेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर के रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको पहले आप बताओ, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी। इसको वैसे नहीं करना है कि बस आंसर ढूंढना टिक किया हो गया, इसको करना है आपको प्रॉपर तरीके से पढ़कर, जैसे मैंने आपको ये बाकी के दो एक्ट समझाए, 1892 1919, उसी हिसाब से आपको इसका भी आंसर सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। पार्टिसिपेशन की वजह से ना अच्छा लगता है, मतलब फिर क्लास लेने में मजा आता है, और भी क्वेश्चन करने में मजा आता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।